हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इकाई 3 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको अब अध्ययन कराने चल रहा हूँ, जिसमें अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यूपी बोर्ड के साथ साथ या अन्य बोर्डों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की किसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह विकल्प पूछा जाएगा, तो उनको भी अध्ययन करना इसे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सिविक्स, क्लास 10 सिविक्स, इसका क्वेश्चन सत्ता की साझेदारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यह है क्या? पार्ट 1। ये सिविक्स का मतलब होता है सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। आप देश में कैसे रहेंगे, देश को कैसे चलाएंगे, नेता क्या होते हैं, इसमें चर्चा पूरा है। नागरिक शास्त्र, और इसी में पॉलिटिक्स भी आता है। तो चलिए, इसमें आता है सबसे पहला प्रश्न है, देखिए। अब पहले अति लघुत्तरी प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है क्या? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या होता है? क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। बस इतना ही लिख देना है, आपका काम चल जाएगा, आप अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। अब उसके बाद चलिए दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका देख रहे हैं जैसे फिगर बना हुआ है, यानी कोई भी नेता होता है चुनाव जीत कर जो भाषण देते हैं या अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने या जनता को संबोधित करते हैं, तो इसी के अंतर्गत आता है सत्ता साझेदारी। जैसे आप वोट दे के जिताते हैं किसी को, तो वह सत्ता में भागीदार हो जाता है, आपकी आवाज़ को वहाँ तक उठाता है। पहले राजाओं का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें आप कोई बात अपने कह नहीं सकते थे। लेकिन अब लोकतंत्र है, आप जिसको चुनते हैं 5 साल तक वह राजा बनता है, और हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के लिए होता है। अगर जनता के हित में ठीक से काम किया तो वह कुर्सी पर रहेगा, और जनता के हित में ठीक से काम नहीं किया तो जनता उससे कुर्सी से नीचे उतार देती है 5 साल बाद। तो इस तरह से जो वहाँ रहेगा वो आपकी आवाज़ को उठाएगा लोकतंत्र में। इसके बाद चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? युक्तिपरक तर्क किस बात को महत्व देता है? उत्तर क्या हो जाए? युक्तिपरक तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। नंबर 3 क्वेश्चन, माओवादी किसे कहते हैं? उत्तर क्या हो जाए? चीनी नेता माओ के विचारधारा को मानने वाले को माओवादी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सन 2000 में बोलीविया में जन संघर्ष का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिए गए थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही लिखना है, अगला उत्तरी बहुत छोटे में आंसर देना है आपको। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका में कितने जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो उत्तर क्या? श्रीलंका में सिंहली, श्रीलंकाई मूल के तमिल, भारतवंशी, तमिल, ईसाई तथा मुसलमान जातीय समुदाय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में किन दो समुदायों के मध्य संघर्ष जारी है? तो क्या हो जाएगा? सिंहली और तमिल समुदायों के मध्य। ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के वितरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लामबंदी किसे कहते हैं? उत्तर, जनहित के लिए लोगों का एकजुट होकर आंदोलन चलाना क्या है? लामबंद कहते नहीं, वो आदमी लामबंद हो गया, वहाँ की जनता लामबंद है। वहाँ जाना तो बहुत सही से वोट में मांग करना, तो इस तरह से जो है, क्योंकि लामबंद है वहाँ, जिससे क्या एक लोगों को
दम पर पूरा इकट्ठा हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेल्जियम के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो बेल्जियम, उत्तर का बेल्जियम के सीमावर्ती राज्य नीदरलैंड और फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी है। ये तीन हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी बेल्जियम के सीमावर्ती राज्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, फ्रेंच और अल्पसंख्यक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग रहते हैं? बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग रहते हैं, यानी वहाँ बोलने वाले? तो बेल्जियम में 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाम सेफ का शब्द विस्तार लिखिए। उत्तर हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिजीट कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। नंबर 13, जातीय का क्या अर्थ है? उत्तर क्या होता है? जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति और आधारित सामाजिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? उत्तर क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? उत्तर, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनैतिक शक्ति का स्रोत है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गृह युद्ध से क्या आशय है? तो उत्तर, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अब आगे क्या होगा, यह तो लघुत्तरी पूरा हो गया। अब लघुत्तरी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न यानी अति लघुत्तरी, थोड़े बड़े में आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा 4 क्षेत्रों में। कौन कौन? राजधानी क्षेत्र, चलिए हम इसको यहाँ किए हैं। चलिए, नंबर 1 राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, नंबर 2 फ्रेंच भाषी क्षेत्र बेलोनिया, नंबर 3 डच भाषी क्षेत्र फ्लेमिश तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। 4 हो गया पूरा। अब नंबर 2 क्या है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, सत्ता की क्षैतिज वितरण, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है, इसके बारे में क्या क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, यानी राज्य सरकार, प्रांतीय को राज्य सरकार भी कहते हैं। अब इसके बाद सामुदायिक सरकार क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। दबाव समूह क्या है? दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी। नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अगली बार आया था, इस बार भी आएगा। क्या है, श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने प्रभुत्व के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इसे सुरक्षित करने के लिए श्रीलंका सरकार ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। 1956 में सिंहली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार तमिल की उपेक्षा की गई। सरकार ने उन नीतियों का पालन किया जो विश्वविद्यालय पदों और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों का पक्ष लेती थी। साथ ही एक नए संविधान ने यह भी स्थापित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यानी वो टाइप होने में गलत हो गया है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 है। अब दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूहों का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसा समूह जो अपनी उद्देश्य या मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालती है, उसे दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संगठन, उसका अध्यापक संगठन संघ होता है, धार्मिक संगठन, व्यापार संगठन या संघ, कुछ भी कह सकते हैं, जो क्या है सरकार पर दबाव डालते हैं। क्यों दबाव डालते हैं? अपनी मांग मनवाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 5, सन 1990 से 2004 के बीच नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? उत्तर क्या है? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न प्रयास किए गए। नंबर 1, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सर्वदलीय संगठन SPA बनाया। नंबर 2, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। नंबर 3, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। लाखों के तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। पहले होता था ना कि राजा किसी की बात नहीं सुनता था, इसीलिए लोकतंत्र बना। राजा किसी की बात नहीं सुनता था, वह अपने मनमानी करता था और राजा के बाद उसका बड़ा बेटा राजा होता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, जिसको लोग चुनते हैं वो राजा बनता है, और हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के लिए होता है। अगर जनता के लिए हित में ठीक से काम किया, 5 वर्ष के बाद चुना जाएगा। और अगर जनता के हित में ठीक से काम नहीं किया तो उसे 5 वर्ष कुर्सी से नीचे उतार देते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अप्रैल 2006 में नेपाल में हुए जन आंदोलन का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या होने के बाद नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गई। नया शासन राजा ज्ञानेंद्र राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया। शीघ्र ही इस कार्रवाई के विरुद्ध नेपाल में जन आंदोलन शुरू हो गया। वहाँ के लोग लोकतंत्र की बहाली चाहते थे और सत्ता जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। इसके विरुद्ध अनेक जनसंघर्ष हुए और अंततः राजा को जनता की सारी मांगें माननी पड़ी। अब क्या है, अब जैसे भारत में चुनाव होने लगा, ऐसे वहाँ भी चुनाव होता है। राजाओं का शासन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो है क्या कारण थे, तो उत्तर हो जाए श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण इस प्रकार है। श्रीलंका में सिंहली द्वारा बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया गया। सिंहली को राष्ट्रीय भाषा बनाना, इस प्रकार तमिल की उपेक्षा करना। सरकारों ने उस नीति का पालन किया जो विश्वविद्यालय पदों और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों का पक्ष लेती थी। इसके बाद एक नए संविधान ने यह भी स्थापित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की शिक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। इन सभी सरकारी उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जो गृह युद्ध का कारण बन गया। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, श्रीलंकाई तमिलों की मांग का वर्णन करो। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। श्रीलंकाई तमिल लोग की मांगे इस प्रकार थी। नंबर 1, संविधान और सरकार की नीतियों को उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। नंबर 2, नौकरी और अन्य अवसर पाने में तमिलों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उनके हितों की अनदेखी की जानी
चाहिए, यानी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और इसमें नंबर 3, तमिल भी एक आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। नंबर 4, उन्हें शिक्षा और नौकरी हासिल करने में क्षेत्रीय स्वायत्तता और अवसर की समानता होनी चाहिए। दो समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। तो इतने कारण बताए गए हैं, इसका आपको अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। उत्तर क्या होगा? समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के 4 कारण हैं। नंबर 1, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, यानी उनका पढ़ा लिखा न होना। नंबर 2, स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम रखना, यानी कायम है। नंबर 3, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ इसके लिए अधिक जिम्मेवार हैं। नंबर 4, दहेज प्रथा भी स्त्रियों की दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है। नंबर 9 क्या है? धर्म एवं राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करें। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी के अनुसार धर्म की आशय नैतिकता से है। चलिए 9 क्वेश्चन यहाँ है। गांधी जी के अनुसार धर्म की आशय नैतिकता से था। निश्चित तौर पर राजनीति का नैतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। नैतिकता विहीन राजनीतिक लोक विरोधी एवं निरंकुश हो जाती है। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि धर्मों के अच्छे विचारों, आदर्शों एवं मूल्यों को राजनीति में स्थान दिया जाए। राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव या तुष्टीकरण तो नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। और सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करता। अब आगे देखिए, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इस विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। उदाहरण के लिए मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब आगे क्या आता है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चलिए देखिए साथियों, दीर्घ माने बड़ा होता है ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति विभाजन, सत्ता की साझेदारी पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, विधायिका कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा उन व्यक्तियों को दंड देती है जो कानून का उल्लंघन करते हैं। बात सही है। सरकार के 3 अंगों के कार्यों का इस प्रकार विभाजन इस बात को निश्चित करता है कि किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियाँ एकत्रित नहीं होगी तथा प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखता है। इससे शक्ति संतुलन बना रहता है तथा शासन सुचारू रूप से चलता रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब बेल्जियम, क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में 2 प्रमुख भाषाई समुदायों में परस्पर संघर्ष के क्या कारण थे? इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया? उत्तर, बेल्जियम में 2 प्रमुख भाषाई समुदायों के संघर्ष के कारण बेल्जियम 59% डच भाषा, 40% फ्रेंच भाषाभाषी लोग रहते हैं। और इसके बाद राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषाभाषी तथा 20% डच भाषाभाषी लोग रहते हैं। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी
समूह अधिक धनी व शक्तिशाली हैं। आर्थिक एवं शिक्षा के विकास के प्रश्न को लेकर डच भाषी समूह ने फ्रेंच भाषी समूह का विरोध किया। इस कारण 1950 से 1960 के दशक में परस्पर संघर्ष तथा तनाव बढ़ता चला गया। समस्या का समाधान कैसे हुआ? इस संघर्ष के समाधान हेतु दोनों ने 1970 से 93 के मध्य संविधान में निम्न 4 संशोधन कर सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था को लागू किया। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। विशेष कानून हेतु दोनों के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जहां राज्य सरकार को प्रदान कर दी गई। राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में दोनों समुदायों, अब आगे क्या हुआ? राजधानी में सरकार दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्थानीय सरकारों को डचों, फ्रांसीसियों तथा जर्मन भाषा भाषियों द्वारा मिलकर चुना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डचों, फ्रांसीसियों और जर्मन द्वारा चुना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आप बेल्जियम और श्रीलंका में अपनाए गए सिद्धांतों यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम में आवास से क्या सीखते हैं? उत्तर क्या हो गया? हम श्रीलंका और बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद और समायोजन के सिद्धांतों से निम्नलिखित सबक सीखते हैं। नंबर 1 क्या है? बेल्जियम में नेताओं ने सभी समुदायों की भावना और हितों का सम्मान किया और देश की एकता को बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने क्षेत्रीय मतभेदों और सांस्कृतिक विविधताओं के अस्तित्व को मान्यता दी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए संविधान में संशोधन किया जैसे विभिन्न कदम उठाए जो सभी को एक ही देश में एक साथ रहने में सक्षम बनाए। ब्रुसेल्स और केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच, इसमें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है? ब्रुसेल्स और केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के समान संख्या में मंत्री जैसी व्यवस्थाओं में ने सफलतापूर्वक काम किया। यानी जब दोनों पक्ष के मंत्री रहेंगे तो कोई जाहिर सी बात है कोई टकराव होगा नहीं और दोनों की भागीदारी हो गई तो झगड़ा वहाँ समाप्त हो गया। फिर अब आगे क्या हुआ? दूसरी ओर श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने सरकार पर प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश की और बहुसंख्यकवादी उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया। इसका परिणाम श्रीलंकाई तमिलों का अलगाव और गृह युद्ध था। इस प्रकार यह सिद्ध करता है कि नीति और समायोजन का मार्ग प्रमुख अधिनायकवाद के मार्ग से बेहतर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार फैला? इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का उद्भव सन 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ ही वहां बहुसंख्यकवाद का उद्भव होना शुरू हो गया। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत निम्न प्रमुख कदम उठाए। क्या है? 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा की उपेक्षा करते हुए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी बौद्ध धर्म जो है वहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए, श्रीलंका यानी श्रीलंकाई तमिलों के अलगाव के क्या कारण थे? इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर क्या हुआ? श्रीलंकाई तमिलों को अलग थलग महसूस करने के लिए निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद श्रीलंकाई सरकार ने बहुसंख्यकवादी नीतियों को अपनाया जिसने देश के सभी जातीय समूहों पर सिंहल के प्रभुत्व को स्थापित किया। नंबर 2, 1956 के अधिनियम द्वारा तमिल की अवहेलना करते हुए सिंहल को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। नंबर 3, विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता दी गई। नंबर 4, संविधान ने निर्धारित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा।
नंबर 5, इन उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ाया। अब इस भावना ने सिंहल और तमिल के बीच तनावपूर्ण संबंधों को जन्म दिया, जिससे बाद में देश में लंबे समय तक गृह युद्ध हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार, अलगाववाद। चलिए अब आगे क्या हुआ, अगली हेडिंग है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से उत्पन्न समस्याएं क्या हुई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के चलते इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। अब परिणाम इसके क्या हुए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल कर तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब नेक्स्ट, राजनीतिक संगठन बने, यहाँ तक हो गया। अब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी वहाँ से और लोग भाग लिए और दूसरे में पहुँच गए तो लोग वहाँ बस गए। अब लाखों लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। भाई युद्ध में क्या होता है, युद्ध में हानि ज़्यादा होती है, लाभ कोई नहीं होता। गृह युद्ध से श्रीलंका के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 2009 में इसका अंत हो गया गृह युद्ध का। अब आगे क्या हुआ, आधुनिक क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक लोकतांत्रिक अवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं। नंबर 1, सत्ता सरकार के विभिन्न समूहों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित है। इस तरह की शक्ति साझेदारी एक अलगाव सुनिश्चित करती है जिससे कोई भी अंग असीमित, यहाँ भी है, चलिए यहाँ देख लीजिए। इस तरह शक्ति साझेदारी एक अलगाव सुनिश्चित करती है जिससे कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। नंबर 2, सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच भी साझा किया जा सकता है। पूरे देश के लिए एक आम सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें, जैसे क्या है, पंचायत के कितने स्तर, 3 स्तर, 3 स्तर पंचायत के होते हैं। कौन कौन, ग्राम, क्षेत्र और जिला। ग्राम पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पे ब्लॉक प्रमुख यानी बीडीसी, और जिला पे जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष। यह कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत यानी पंचायत का चुनाव शुरू हुआ था, वहीं से लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। इसके सांख्यिकी सलाहकार थे डॉक्टर बलवंत राय मेहता। अब आगे क्या है, जैसे सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है। नंबर 4, सत्ता साझेदारी व्यवस्था को राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट चलिए, अब साथियों ये हुआ पूरा। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं तक था, ये तो मैंने करा दिया था पहले ही, विस्तार वाला था वो तो। चलिए इसको फिर देख लीजिए। देखो, सत्ता साझेदारी व्यवस्था राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसका अध्ययन करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको आप अध्ययन कर लीजिए
यकीन मानिए कि इसी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आपको मिलेंगे, जो मैं पढ़ाया हूँ, अध्ययन कराया हूँ, अभी यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हों, सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 था, क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 था, ये हुआ पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।